हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हर रोज़ की तरह आज भी हम नए टॉपिक के साथ अवेलेबल हैं। आज का टॉपिक है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो कि है चैप्टर 2 का। हम इस चैप्टर पे कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं जो हम मेरे चैनल पे पिछली वीडियोस में अवेलेबल होंगी, आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है ऑलरेडी एक। आज का टॉपिक है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसके पहले कि मैं शुरू करूं, मैं हर रोज़ इसी तरह हर रोज़ एक वीडियोस डालता हूं, हर रोज़ एक वीडियो डालता हूं, वीडियोस नहीं, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। बुक को मैं ख़त्म कर ही दूँगा और ट्राई करता हूँ कि मैं अब बाकी थ्योरी के सब्जेक्ट्स भी कवर करूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का एक टॉपिक है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता क्या है? किसी भी प्रोडक्ट को कंपनी के लिए इस्तेमाल करके कंपनी की प्रॉफिट बढ़ाना, सेल्स बढ़ाना। आसान भाषा में कह सकते हैं कि अगर कोई कंपनी है, उसकी कुछ प्रोडक्ट्स होंगी, तो कंपनी के प्रोडक्ट लाइन में कुछ नए प्रोडक्ट्स को ऐड कर देना। वैसे प्रोडक्ट्स जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उन्हें बाहर निकाल देना, ड्रॉप कर देना। या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उन्हें मॉडिफाई करना, उन्हें कुछ इनोवेट करना, उन्हें कुछ चेंजेस ले आके, और उन्हें जो उनकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में उनकी एक लेवल है आती है जहाँ पे वो डिक्लाइन करने लगते हैं, उसको एक्सटेंड कर देना। तो डिक्लाइन तो वो करेंगे ही, आगे चल के एक टाइम आता है जब प्रोडक्ट का वो मार्केट से बाहर होगा, तो लेकिन उसके जो टाइम है उसको बढ़ा देना, एक्सटेंड कर देना, ताकि प्रॉफिट कुछ दिन और कमा सके कंपनी। ये होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट कह सकते हैं, हाँ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्यों होता है? अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए जो प्रोडक्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट है, वो कुछ सोचता होगा, तो कुछ डिसीजंस लेता होगा कि किस टाइप के डिसीजंस लेता होगा प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। किस टाइप का प्रोडक्ट फर्म खरीदेगी, किस टाइप के प्रोडक्ट फर्म खुद बनाएगी, क्या कंपनी अपने जो प्रोडक्ट लाइन है उसे एक्सपैंड करना यानी कोई और प्रोडक्ट को ऐड कर देना। क्या कंपनी अपने कोई प्रोडक्ट लाइन है उसे सिंप्लीफाई करेगी, यानी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उन्हें बाहर कर देना कंपनी से, ठीक है। और हाउ ईच न्यू आइटम कुड बी मोर यूज़फुल, किस तरह से जो नया प्रोडक्ट आएगा या फिर जो पुराने प्रोडक्ट्स ही हैं वो और यूज़फुल बन सकते हैं, ताकि जो सेल्स बढ़े, ताकि अगर यूज़फुलनेस बढ़ेगी तो सेल्स बढ़ेगी। हाउ इज़ द क्वालिटी राइट फॉर इंटेंडेंट यूज़, क्या क्वालिटी इज़ द क्वालिटी राइट, क्या क्वालिटी सही है प्रोडक्ट की, क्या किस टाइप का ब्रांड पैकेजिंग होनी चाहिए, क्या लेबल लगे रहने चाहिए, क्या उसकी प्राइसिंग होनी चाहिए, क्या साइज़ होना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, किस मटेरियल का वो प्रोडक्ट बनना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में बनना चाहिए, ठीक है। हर चीज़, हर पॉसिबल चीज़, उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या बताती हैं कि जो डिसीजन है कि प्रोडक्ट ऐड होगा, मॉडिफाई होगा या ड्रॉप होगा, वो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है। अब जो फर्म है, या तो वो क्या कहते हैं, ख़रीद के प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफिकेशंस करे, या तो खुद बना ले। अब या वो बनाए, मेक और बाय डिसीजन लेना होता है, या वो ख़रीदे, या वो मतलब या वो प्रोड्यूस करे, खुद मैन्युफैक्चर करे, या तो वो ख़रीद के ही उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके बेच दे। तो अभी ये किस बेसिस पे डिसाइड होगा? रिलेटिव कॉस्ट क्या है, क्या अगर ख़रीदना सस्ता पड़ा तो ख़रीद के ही बेच देंगे हमें उसमें कुछ चेंजेस करके, और अगर बनाना सस्ता है, जो कि आमतौर पे होता है, प्रोडक्शन करना ही सस्ता पड़ता है, लेकिन अगर बड़ी फर्म है तो हम बना के और बेचेंगे। और क्या स्पेशलाइजेशन चाहिए, अगर बहुत आउट ऑफ द मतलब वर्ल्ड नहीं, आउट ऑफ द बिजनेस कंसर्न स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो हम ख़रीदना पसंद करेंगे, क्योंकि अगर मशीनरी नहीं लानी पड़ेगी, प्रोडक्शन रिसोर्सेज हैं या नहीं है, अगर चाहिए ज़्यादा तो उनके लिए तो मतलब पैसे खर्च होते हैं ना हर चीज़ के लिए। अब प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, क्या हमारे पास खाली जगह है? अगर भाई क्लासरूम में 10 बच्चे बैठ सकते हैं, मतलब 30 बच्चे बैठ सकते हैं, तो हम 60 को तो बैठा नहीं सकते। तो उसी तरह कंपनी की कुछ लिमिटेशंस हैं कि इतनी ही प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो क्या हम उसी प्रोडक्शन कैपेसिटी में इस प्रोडक्ट को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो करेंगे। नहीं कर सकते हैं तो उसके बारे में सोचेंगे फिर कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई जाए या फिर ख़रीद के ही बेच दिया जाए,
ठीक है। अब मैनेजरियल टाइम क्या चाहिए, क्या वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए कुछ स्पेशल लोग चाहिए, कुछ टैलेंट चाहिए जो कि कंपनी के पास पहले से नहीं है, क्या उसमें कुछ सीक्रेसी है, कोई अगर डिज़ाइन स्टाइल या मटेरियल ऐसा लगा है जो कि कंपनी अपने पास रखना चाहती हो, तो कंपनी खुद ही बना के बेचना प्रेफर करेगी ना, क्यों वो ख़रीद के प्रेफर करेगी, तो ताकि सीक्रेट्स मेंटेन रहें। और अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इन्वेस्टमेंट नेसेसरी टू मेक अ प्रोडक्ट, क्या उस प्रोडक्ट में इतना पैसा खर्चा करना सही है, कितना अट्रैक्टिव है, मतलब कहने का मतलब है कि कितना प्रॉफिटेबल है। विलिंगनेस टू एक्सेप्ट सीजनल साइक्लिकल एंड अदर मार्केट रिस्क, क्या कंपनी जो सीजनल रिस्क है, साइक्लिकल रिस्क है और मार्केट रिस्क जो हर टाइप के रिस्क है वो लेने के लिए तैयार है, विलिंग है। तो भाई अब हाँ देखो, कंपनी तैयार है वो तो है, लेकिन क्या ख़रीदना रिस्की है या बनाना। मान लो कि कंपनी कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बनाने लगती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि हाँ वो कंपनी बनाने लगी लेकिन मार्केट में अब उसके ख़िलाफ़ कुछ निगेटिव थॉट्स फैलने लगे, तो रिस्की हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ऑब्वियसली रिस्की हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो सकता है तो कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ खरीद सकती है, खरीद के बेच उसके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। रिस्क ऑफ डिपेंडिंग अपॉन आउटसाइड रिसोर्सेज, अब अगर कोई कंपनी है जो खरीद के बेचती है या फिर रॉ मटेरियल्स खरीदती है और ख़ुद प्रोड्यूस करती है, तो इस पर एक कंसर्न रहता है कि क्या आगे प्राइस बढ़ जाएगी उस रॉ मटेरियल की, तो भाई प्रोडक्शन महंगा पड़ेगा मुझे, तो हम ख़रीद के ही क्यों ना बेच दें। आप अगर खुद से एक क्या कहें हम एग्ज़ाम्पल के लिए, आप बिजली का बोर्ड होता है, लकड़ी का बिजली का बोर्ड आता था पहले, अगर आप उसे अलग अलग ख़रीदते थे तो आपको ज़्यादा महंगा पड़ता था, और आप अगर उसे बना बनाया ख़रीदते थे तो आपको सस्ता पड़ता था। ठीक है, तो आप इस तरह अगर देखेंगे, मतलब हर जगह नहीं, अपने अपने, मतलब मैंने एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, हो सकता है कि अलग अलग ख़रीदना सस्ता पड़ता हो, तो एक सेम प्राइस नहीं पड़ेगा, या तो कोई एक चीज़ सस्ती पड़ेगी, एक चीज़ महंगी पड़ेगी। तो आपको देखना होगा कि कौन सा रिसोर्स ज़्यादा अच्छा है, और एक्सटेंट ऑफ रेसिप्रोसिटी प्रेजेंट, यानी म्यूचुअल बेनिफिट है या नहीं है। जैसे कि अगर मेरा कोई सप्लायर है और वही कस्टमर भी है, तो मुझे कस्टमर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, वही सप्लायर है, उसी से ख़रीद के बेच देंगे। तो एक पॉजिटिव साइड है। एक नेगेटिव साइड है कि क्या अगर मेरा जो सप्लायर है, यानी मुझे जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, अगर वो मेरा कस्टमर भी है, तो कहीं वो ये ना सोचे आगे चल के कि यार उसे क्यों मैं दूँ, खुद ही बना लेता हूँ, तो ये मेरे लिए घाटे की भी चीज़ है। तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं इसके। अब इतना हमने समझा, अब प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट के, कुछ बेसिस हैं, कुछ नियम है, यानी कुछ ऐसी 3 चीज़ें हैं, एक प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन और सिंप्लीफिकेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब कुछ बेंचमार्क सेटअप करना। हमने पहले ये पढ़ चुका, हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं, क्या ही हो गया। ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स अच्छे नहीं होंगे तो प्रोडक्ट मार्केट से जल्दी बाहर हो जाएगा। तो और प्रोडक्ट्स के इसीलिए प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स अच्छे होने चाहिए। स्टैंडर्ड्स का मतलब उसके फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, परफॉर्मेंस, वेट, मेजर, प्राइस, साइज़, लेबल, ब्रांड, हर चीज़ का एक डिसीजन लेना, एक स्टैंडर्ड, एक बेंचमार्क क्रिएट करना और उस टाइप की प्रोडक्ट को बनाना। ठीक है, बेंचमार्क क्रिएट करने का मतलब कस्टमर की सेटिस्फैक्शन नीड्स, कस्टमर की नीड्स को ढूंढना, उस टाइप के प्रोडक्ट को डेवलप करना, उस टाइप के प्रोडक्ट को एकदम स्टैंडर्ड बनाना, क्वालिटी इंटू 100 कह सकते हैं उसे। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि साइज़, शेप, वेट, मेजर, केमिकल प्रॉपर्टी, परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड्स, रीपैकिंग, ब्रेकिंग, और बड़े बड़े से डिज़ायरेबल साइज़ में या प्रोडक्ट जो कि आसानी से इंस्पेक्शन हो सके, जिनको मतलब देखो, एफी क्लार्क का कहना है कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि इस्टेब्लिश करना स्टैंडर्ड्स को, प्रोडक्ट्स को उन स्टैंडर्ड्स के लायक बनाना, फिर रीपैक करना, फिर उन्हें छोटे छोटे जो क्वांटिटीज़ में, यानी बड़ी बड़ी प्रोडक्शन हो गई, उसको फिर छोटे छोटे यूनिट्स में, जिस यूनिट्स में कस्टमर्स को चाहिए उसमें डिवाइड कर देना, फिर उसे बेचना, और फिर इस तरह से रखना कि वो प्रोडक्ट इंस्पेक्शन के लिए आसानी से तैयार हो, यानी उस पर रिव्यूज़ दिए जा सकें। तो स्टैंडर्डाइजेशन ये होता है, आसान भाषा में कह सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को अच्छी क्वालिटी का बनाना। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जो कंपनी होती है वो एक प्रोडक्ट पे रिलाई नहीं करती है,
अगर कंपनी बड़ी है, अच्छी खासी है, छोटी भी है, और उसे लगता है कि अगर देखो चलो दोनों सिनेरियोज लेते हैं, अगर कोई कंपनी छोटी है, उसे लगता है कि नहीं ये तो मेरा अच्छा चल रहा है, हम इसे और बढ़ा सकते हैं। छोटी नहीं, ये दोनों में अलाउड है, चलो हम छोटी बड़ी के हटाते हैं। एक ABC कंपनी है, चलो कंपनी ए है, वो सोचती है कि मेरा ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है, हम इसमें कोई और प्रोडक्ट्स भी तो जोड़ सकते हैं, तो वो भी अच्छा हो जाएगा, तो कंपनी की प्रॉफिट बढ़ जाएगी। चलो एक सिनेरियो और है कि अगर कोई कंपनी है जिसकी प्रॉफिट्स घट रही हैं, तो कंपनी ये सोचेगी कि हम कोई और प्रोडक्ट ऐड करके क्या हम इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। तो ये भी तो क्या होगा, जो पहले के जो प्रॉफिट कम होते जा रहे थे अब वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो कंपनी करती क्या है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है प्रोडक्ट्स को ऐड कर देना, यानी प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन में, कंपनी की एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन में एक नए प्रोडक्ट को ऐड कर देना, और या तो कंपनी की एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को उस जिस मार्केट में वो बिक रहा है उस मार्केट में उस मार्केट शेयर को बढ़ा देना, यानी प्रोडक्ट को और ज़्यादा सेल्स पे फोकस करना, सेल्स बढ़ाना, या तो प्रोडक्ट का सप्लाई बढ़ा के या तो नए प्रोडक्ट को ऐड करके। अब LG बेली कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ और मैनेजमेंट फिलॉसफी। डाइवर्सिफिकेशन एक प्रोसेस है या मैनेजमेंट की एक फ़िलासफ़ी है जिसमें कंपनी क्या करती है, बिजनेस के प्रॉफिट्स को कंपनी हाँ, क्या करती है कंपनी की, जो अपने प्रॉफिट है, जो अपना बिजनेस है, उसको इस तरह से डिज़ाइन करती है कि उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो कई सोर्सेस हैं, नंबर ऑफ सोर्सेज, सिर्फ एक सोर्स से नहीं आए, ताकि रिस्क घटे, रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाए। यूजुअली फ्रॉम डाइवर्स प्रोडक्ट, आमतौर पे प्रोडक्ट डाइवर्स होते हैं, यानी कई तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, कई जगह पे डिफर इन मार्केट और प्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने अपने तरीके से वो अलग प्रोडक्ट होते हैं और अलग अलग मार्केट में बिकते हैं। अब डाइवर्सिफिकेशन कई तरह से हो सकता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लैटरल, ये हमें पढ़ना नहीं है डिटेल में। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, देखो प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन का मतलब प्रोडक्ट, देखो हमने स्टैंडर्डाइजेशन में पढ़ा कि हर क्वालिटी अपनी अच्छी करा दो भाई, ग्रेड अच्छा होना चाहिए, साइज़ अच्छा होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल होना चाहिए प्रोडक्ट, एकदम आसान, एकदम कमर्शियल नेचर का होना चाहिए, जैसे कि एकदम कैची होना चाहिए कि कस्टमर देखे और उसे एकदम इम्प्रेस हो जाए। साइज़ एकदम अच्छा परफेक्ट होना चाहिए, साइज़, टाइप, ग्रेड, क्या कहते हैं, आसान होना चाहिए यूज़ करने के लिए, आसानी से अवेलेबल होना चाहिए। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये होता है। और आगे देखते हैं क्या है कि अब हमने प्रिंसिपल्स पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं स्टेजेस, यानी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। अब देखिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कुछ आगे है स्टेजेस लंबे लंबे, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब समझिए प्रोडक्ट को डेवलप करना, किस लिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए या लॉस घटाने के लिए। अब जो प्रोडक्ट प्लानर्स होते हैं उनके कुछ 3 ही मेन काम होते हैं। ठीक है, मतलब देखिए ये जो है ये हैं 6 फेजेस जहाँ से एक प्रोडक्ट गुजरता है। अब हर इन 6 फेजेस में ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 फैक्ट्स कह सकते हैं, पॉइंट्स कह सकते हैं, आपका जो मन कुछ भी गई, तो इनको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, वेदर टू मूव ऑन द, अगर आइडिया फॉर्मुलेशन है, इवेल्युएशन होता है, फिर बिजनेस एनालिसिस होता है, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, फिर टेस्ट मार्केटिंग होती है, फिर कमर्शियलाइजेशन होता है। हर स्टेप के बाद ये 1 2 3 4 5 6 इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। क्या आगे बढ़ा जाए, मतलब अगर ये सब पहला स्टेप कंप्लीट तो आगे बढ़ा जाए, या तो अबैंडन कर दिया जाए प्रोडक्ट को, या तो यहीं पे इस आइडिया को ड्रॉप कर दो, और या तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, या तो इसमें और इन्फॉर्मेशन ढूंढो और उसके बाद आगे बढ़ो, सोचते हैं आगे बढ़ना है या नहीं। ठीक है, हर स्टेज के बाद ये 3 जो पॉइंट्स हैं इसको ध्यान में रखा जाता है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। आइडिया फॉर्मुलेशन क्या होता है, जैसा कि इसका नाम है, आइडिया को फॉर्मुलेट करना, आइडिया को ढूंढना है, कुछ नए आइडियाज़ क्रिएट करना। अब आइडियाज़ क्रिएट कैसे हो सकते हैं, कई तरीके हैं इसके आइडियाज़ क्रिएट होने के। यहाँ पे जैसे कि कस्टमर के कुछ रिव्यूज़, सेल्समैन, जो मिडलमैन है, सप्लायर्स हैं, मैनेजमेंट है, स्टाफ है, जो टेक्नीशियंस हैं, जो मैनेजमेंट की मीटिंग्स होती हैं, जो कंपनी की हिस्ट्री है, सेल्स हिस्ट्री, कंपनी का एक्सपीरियंस क्या कहता है, ये सारी जो हर पॉसिबल तरीके हैं, जो कस्टमर के कंप्लेंट्स भी आइडियाज़ जनरेट करते हैं, कस्टमर के डिससेटिस्फैक्शन भी आइडियाज़ जनरेट करते हैं।
ठीक है। एम्प्लॉयज़ आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं, इंजीनियर्स आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं, होलसेलर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, कहीं से भी आइडिया मिल सकता है। कोई भी आइडिया मिला, या तो आप खुद से बना क्रिएट किए, या तो कोई बाहर से। अगर उसमें फिर उसको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, डेटा ढूंढना है, ठीक है, एक आइडिया फॉर्म कर लो प्रॉपर वे में। फिर हम बढ़ेंगे अगले स्टेप पे। ठीक है। तो जब हम आइडिया फॉर्म कर लेंगे तो हमें कुछ वो मिल जाएगा कि हाँ भाई ये आइडिया है, हम इस प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं, ये प्रोडक्ट आसान रहेगा बनाने, या फिर कस्टमर इस पे ज़्यादा पैसे खर्च कर सकता है, वगैरह वगैरह। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम ये सोचेंगे, जो यहाँ पे 3 टॉपिक्स थे, क्या हम ये इतना काफ़ी है? तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या ये बकवास आइडिया है? तो यहीं पे टर्मिनेट कर दो आइडिया को। क्या ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, यानी कि और इसमें ढूंढने की ज़रूरत है? 3 चीज़ सोचेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो इवैल्यूएशन और स्क्रीनिंग ऑफ आइडियाज़। अब देखिए, जो कुछ क्राइटेरियाज़ कंपनी ने सेट की थी, जो कि प्रिंसिपल्स में हम पढ़े हैं, इस प्रिंसिपल्स पे क्या वो आइडिया खरा उतर रहा है या नहीं, ठीक है। अब अगर उतर रहा है तो आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट में क्या कहते हैं, क्या वो प्रोडक्ट और इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको, नहीं चाहिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो और ढूंढेंगे। अब स्क्रीनिंग जो होती है वो बहुत हार्ड होती है, बहुत हार्श होती है, ठीक है। अब इसमें कहा गया कि स्क्रीनिंग इतनी हार्श तो होनी चाहिए कि फालतू आइडियाज़ को, फालतू स्टफ़ को हटा दे, लेकिन इतनी हार्ड नहीं होनी चाहिए जहाँ पे पोटेंशियली गुड पॉसिबिलिटीज़, यानी वैसी कुछ चांसेस, कुछ परसेंटेज जहाँ पे सब कुछ अच्छा किया जा सकता है, उसको भी हटा दे। जैसे होता है कि भाई चांसेस तो कम हैं, लेकिन चांस लिया जा सकता है, रिस्क लिया जा सकता है। तो अगर कुछ अच्छे रिस्क्स हैं जिन्हें लेके देखा जा सकता है कम कॉस्ट पे, तो वो उसे एलिमिनेट नहीं करे, यानी उसे हटाए नहीं। तो स्क्रीनिंग इस तरह से होती है। अब स्क्रीनिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज़ ढूंढी जाती है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस टाइप की पॉसिबिलिटीज़, क्या उसमें कैपिटल लगेगा, क्या उसके रिस्क होंगे, क्या उसकी प्रॉफिट पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या उसके क्या कहते हैं, कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स तो नहीं है, क्या उसके कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, जो उसी टाइप का प्रोडक्ट मार्केट में है या नहीं है, अगर है तो क्या सेम प्राइस का है, सेम प्राइस का है क्या। तो मतलब इस हर वो पॉसिबल चीज़ जहाँ पे प्रोडक्ट की चेकअप की जा सके, उसे कहते हैं स्क्रीनिंग। अब इसमें क्या कहते हैं, जो 2 टाइप की टेक्निक यूज़ होती है, मतलब नए प्रोडक्ट के लिए, नए प्रोडक्ट की स्क्रीनिंग के लिए 2 टाइप की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जो कि दोनों ही, अब देखिए, पहली क्या है, चेकलिस्ट टेक्निक, और दूसरी क्या है, रेटिंग चार्ट। चेकलिस्ट क्या होता है, एक लिस्ट होता है, उसमें उसको बैठाया जाता है, जैसे कि क्या वो कंपनी है, क्या वो प्रोडक्ट जो है, कंपनी कह रहे हैं, टारगेट कस्टमर्स के लिए बेनिफिट है, क्वालिटीज़ कैसी हैं, राइवल प्रोडक्ट्स हैं या नहीं है, क्या वो कहते हैं इकोनॉमिकल है या नहीं है प्रोडक्ट। इकोनॉमिकल यानी कॉस्ट कितनी लग रही है उसकी। अगर कॉस्ट ही 100 रुपये है और बेचना ही 110 में पड़ेगा, 10 रुपये प्रॉफिट के लिए क्या इतना लेना रिस्क सही है या नहीं है। कंपनी की इमेज अच्छी है, अगर पहले से कंपनी की इमेज के साथ फिट बैठती है या नहीं। अगर कोई कंपनी है जो अगरबत्ती बनाती है और अचानक से वो सिगरेट बनाने लगे, तो वो कंपनी की इमेज ख़राब करेगी। तो ठीक है, बस एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। अब कंपनी के पर्सनल्स जो हैं, क्या इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक्सपर्टाइज़ की ज़रूरत है, यानी बहुत अच्छे अच्छे लोगों की ज़रूरत है या नहीं है, क्या हमें बाहर से सामान मंगाना पड़ेगा, मतलब हर चीज़। रेटिंग चार्ट क्या होता है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशनशिप, यानी डिस्ट्रीब्यूशन चेन में क्या इफ़ेक्ट होगा। प्राइस क्वालिटी कंपैरिजन, यानी प्राइस जो है अगर देखो प्रोडक्ट है, उसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, क्या उस क्वालिटी वो प्राइस सही है, अगर सही है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो क्या किया जा सकता है। और अगर प्राइस क्वालिटी कंपैरिजन विद कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है, सेम प्राइस सेम क्वालिटी का कंपैरिजन दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट्स से, ठीक है। मर्केंडाइजिंग पोटेंशियल क्या है, यानी कि अगर उसको हम बेचना शुरू करेंगे तो उसके पोटेंशियल्स क्या हैं, क्या हम उसे फ्यूचर के लिए रख सकते हैं, उसका डिमांड क्या है, उसकी क्या कहते हैं स्टेबिलिटी क्या है, इकोनॉमिक क्लाइमेट डिपेंडेंस, हर चीज़। फ्यूचर कस्टमर्स क्या है, फ्यूचर में ऐसा हो कि भाई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं, हर चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। अब ऑल डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन, टेक्निकल, सेल्स एंड फाइनेंस डिवोट फुल, यानी कि जो प्रोडक्शन, टेक्निकल, सेल्स और फाइनेंस, ये हर चीज़ करते हैं, बहुत अपना ध्यान लगाते हैं,
क्वेश्चंस ऐसे हर पॉसिबल क्वेश्चंस को वो फ्रेम करते हैं, फिर उसको आंसर करने की ट्राई करते हैं। क्यों? ताकि पता लगाया जा सके कि प्रोडक्ट क्या सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। अब प्रोडक्शन वाले भैया क्या पता करेंगे कि भाई प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्वांटिटी चाहिए, कहाँ से मशीनरी चाहिए। टेक्निकल वाले भैया क्या पता करेंगे कि टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत है या नहीं है। सेल्स वाले भैया क्या पता करेंगे कि अगर बन भी गया तो बिकेगा या नहीं बिकेगा भाई। फाइनेंस वाले भैया क्या करेंगे पता कि उसमें कॉस्ट कितनी है, क्या कहाँ से हम अगर वो कैपिटल जो हम उसमें लगेगी वो कहाँ से ले आएंगे, ठीक है, हर चीज़। और मतलब जब हर चीज़ हम इसमें पता कर लेंगे, क्या साइज़ होना चाहिए, क्या शेप होना चाहिए पैकेजिंग का, हर वही चीज़ है बार बार घुमा के लिखी गई है। द आंसर टू दीज क्वेश्चन शुड प्रोवाइड द कंपनी रफ आइडियाज़। जो ये हर पॉसिबल जब क्वेश्चन है कि फ्रेम कर लेंगे तो उसके आंसर्स भी ढूंढेंगे, तो जो कंपनी है उसे एक लगभग इसे अंदाज़ लग जाता है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस प्रोडक्ट पे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो कंपनी है वो अब तैयार हो जाएगी आगे करने के लिए, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, प्री टेस्टिंग क्या होती है, यानी एक सेकेंड कॉन्सेप्ट टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि अगर जो ये हम स्क्रीनिंग पढ़ रहे हैं, ये स्क्रीनिंग है, इसमें हमें ये 3 फैक्ट्स जो हैं वो हमें नोट करने होंगे। यानी कि कहने का मतलब ये 3 फैक्ट्स हैं, ये जो हैं इससे कंक्लूड किए जा सकते हैं इस स्क्रीनिंग की प्रोसेस को। जो ख़राब प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रैक्टिकल नहीं है, जो ऐसे आइडियाज़ हैं जो कि कहने में तो अच्छा लग रहा है भाई लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। नहीं सुना हो, जो आप जो कह रहे हैं वो बस सुनने में अच्छा लग रहा है, ऐसा है नहीं, होगा नहीं एक्चुअल में, तो ठीक है। तो वैसे आइडियाज़ जो कि इम्प्रैक्टिकल हैं या अच्छे नहीं हैं वो आगे नहीं जाने चाहिए, अलाउ नहीं करने जाने, उसे वहीं पे डिस्कार्ड कर दिया जाना चाहिए। वैसे अच्छे आइडियाज़ भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन सारे आइडियाज़ तो टेस्ट में नहीं रखे जा सकते हैं ना। तो वो जो बेस्ट अल्टरनेटिव्स होते हैं, यानी कि जो बेस्ट आइडियाज़ होते हैं उन्हें ही यूज़ किया जाना चाहिए। कुछ प्रोजेक्ट्स निकलने चाहिए। देखो, अगर आपने 10 आइडियाज़ सोचे जिसमें से 4 ऐसे बकवास निकल गए, 6 एकदम बेस्ट है, सबको अच्छा लग गया भाई, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन 6 को अगर एक कंपनी है वो 6 प्रोडक्ट्स को एक साथ टेस्ट नहीं कर सकती, 6 आइडियाज़ को, क्योंकि पैसा लगता है ना। तो क्या करेगी वो, कुछ प्रोडक्ट्स 1 या 2 को टेस्ट करेगी, तो बाकी आइडियाज़ को बाद में के लिए रख दिया जाता है। और तीसरा फैक्ट यहाँ से मतलब निकलता है क्या है कि कॉस्ट ऑफ स्क्रीनिंग इंक्रीजेज एज प्रोसेस कंटिन्यू। अब जैसे जैसे ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि भाई अगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आइडियाज़ पे हम काम करना शुरू करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, फिर प्रोडक्शन करेंगे, फिर एक क्या कह सकते हैं मॉडल क्रिएट करेंगे, फिर उसका एक अच्छा एक सैम्पल प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, फिर उसे हम बेचेंगे, तो बहुत सारी खर्चे हैं। तो ये 3 चीज़ें स्क्रीनिंग से निकलती हैं, और ये सारी चीज़ें की स्क्रीनिंग में कैसे स्क्रीनिंग की जाती है। और बिज़नेस एनालिसिस क्या होता है? बिज़नेस एनालिसिस का मतलब होता है कॉस्ट को एस्टिमेट करना, सेल्स को एस्टिमेट करना, प्रॉफिट को एस्टिमेट करना, मार्केट को, देखो कितना प्रोडक्ट वो बिकेगा या नहीं बिकेगा। यानी कि जो आइडियाज़ हैं वो सही तो हैं, लेकिन अगर हम इसे प्रैक्टिकली लेते हैं तो क्या सेल्स होंगी, क्या कॉस्ट लगेगा। अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, फिर क्या प्रॉफिट कम है फिर भी हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अब मार्केट की पेनिट्रेशन क्या है, मार्केट की पोटेंशियल क्या है, ठीक है। यानी कि मार्केट किस तरह से बिहेव करेगा उस टाइप के प्रोडक्ट पे, क्या प्रोडक्ट की लाइफ कितनी ज़्यादा है। देखो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ये हम पढ़ चुके हैं कि जो प्रोडक्ट है वो हमें हर वो प्रोडक्ट जो कि मार्केट में आएगा एक दिन वो ख़त्म हो जाएगा। तो क्या वो प्रोडक्ट जल्दी ही ख़त्म होने वाला है? अगर आप अभी 4G फ़ोन लॉन्च करोगे तो क्या वो जल्दी नहीं ख़त्म हो जाएगा? ऑब्वियसली हो जाएगा, क्योंकि 5G फ़ोन्स ऑलरेडी आ रही हैं मार्केट में, और 5G नेटवर्क आते ही 4G फ़ोन्स बिकने बंद बंद तो नहीं कहेंगे, काफ़ी सेल्स कम हो जाएगी उनकी, ठीक है। तो हर टाइप की कॉस्ट का हमें एक रफ़ आइडिया बनाना पड़ता है कि क्या कॉस्ट लगेंगी, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ। तो हमें जब ये सारी चीज़ें पता लग जाएंगी भाई क्या है आइडिया, फिर उसके हम क्या आगे बढ़ सकते हैं नहीं बढ़ सकते हैं। अगर बढ़ रहे हैं तो हम उसे प्रैक्टिकल में अब लेते हैं, फिर बिज़नेस से एनालाइज करते हैं, कॉस्ट क्या है, प्रॉफिट क्या है, मार्केट की फोरकास्ट क्या है, क्या वो बिकेगा नहीं बिकेगा, ठीक है। हर चीज़ को जब कर लेते हैं तो हम बढ़ते हैं किस चीज़ पे, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट पे।
प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब जो आइडिया है उसको फिजिकल प्रोडक्ट में डेवलप कर देना, यानी कि एक्चुअल में उस प्रोडक्ट को बनाना। अब पायलट मॉडल्स पहले बनेंगे स्मॉल क्वांटिटीज़। पायलट मॉडल कह सकते हैं ऐसे आप एक सैंपल बनना, स्मॉल क्वांटिटीज़ यानी कम क्वांटिटीज़ में ऑब्वियसली सैंपल्स बनते हैं। लेबोरेटरी टेस्टिंग होती है, टेक्निकल इवैल्यूएशंस किए जाते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन का एक सैंपल तैयार किया जाता है, उस प्रोडक्ट का एक सैंपल तैयार किया जाता है, सॉरी। तो उसे फिर क्या किया जाता है, टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट की टेस्टिंग करना, कस्टमर के पास वो सैंपल प्रोडक्ट को ले जाना। आपने कई बार देखा हो कुछ कंपनीज़ होती हैं जो प्रोडक्ट्स को आपके पास ले आती है, कहती है कि भाई ये चेक करके बताइए, फ्री में दे रहे हैं आपको, बताइए इसका रिव्यू दीजिए। तो कम वही होता है टेस्ट मार्केटिंग। हर जगह फ्री नहीं होता है, कई जगह फ्री होता है, क्योंकि रिव्यू क्यों देगा कोई, भाई क्यों रिस्क लेगा इस प्रोडक्ट को। तो कंपनीज़ पहले बहुत फ्री में बनाती हैं, फिर सस्ता बनाती हैं। तो वो होता है टेस्ट मार्केटिंग। अब टेस्ट मार्केटिंग क्या इसमें क्या है, और इसमें है कि सिर्फ इंटरनल लेबोरेटरी टेस्टिंग नहीं, यानी कंपनी के अंदर के लोग तो सब कुछ सोच चुके हैं, प्रोडक्ट बन चुका है, लेकिन कस्टमर जो कि उसे कंज्यूम करेगा वो क्या सोचता है, ठीक है, उसका एक्चुअल क्या कहते हैं, बोथ दिस टेस्ट मार्केटिंग अलाउ ग्रेटर कंट्रोल। अब ये क्या करता है, पहले देखिए यहाँ से फिर से समझते हैं, सॉरी मैं एक लाइन स्किप कर गया। मिनी मार्केट टेस्टिंग इन विच द प्रोडक्ट इज टेस्टेड अंडर कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टिंग। हाँ, मिनी मार्केट टेस्टिंग कस्टमर के पास टेस्ट करना, ये तो हम पढ़ चुके यार, फिर मैंने स्किप क्या किया बहुत। हाँ वही तो चीज़ है, सही बोल रहा था मैं, ठीक है ठीक है, ठीक ही था मैं। तो अब ये क्या करता है, ये जो एक्चुअल डेटा ये बना के देता है कि भाई हाँ कस्टमर उस पर क्या रिएक्ट करता है। ये क्या करता है, अगर आप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर देते, लेकिन अब इसके बदले आपने क्या कि छोटा सा अमाउंट, मतलब 200-500 प्रोडक्ट्स उसके सैंपल बनाए और बेचना शुरू किया, फिर आपको कुछ आइडिया मिला कि हाँ ये लोग ख़रीद रहे हैं या नहीं ख़रीद रहे हैं, नहीं ख़रीद रहे हैं तो क्या रिव्यू दे रहे हैं। तो ये क्या करता है, टाइम बचाता है, मनी बचाता है, पैसे बचाता है, और कंपनी को क्या करता है, हाई डिग्री ऑफ सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए करता है। अगर कंपनी एक साथ 1 लाख प्रोडक्ट बना के और मार्केट में डाल दे तो सीक्रेसी बचेगी नहीं, बचेगी। लेकिन अगर कंपनी क्या करे कि सिर्फ 50-100 प्रोडक्ट बनाए और सिर्फ कुछ लोगों से वो टेस्ट कराए, तो कंपनी कुछ चीज़ों को कुछ हद तक सीक्रेट रख सकती है। कई ऐसी प्रोडक्ट्स आती हैं जो आपको नहीं पता चलती हैं और मार्केट में आने से पहले ही बंद हो जाती हैं। तो अब सीक्रेसी इंपॉर्टेंट है ना भाई, क्योंकि देखो कंपटीटर्स जो है वो अगर पता चल जाए उन्हें कि हाँ ऐसा प्रोडक्ट कुछ आ रहा है, तो वो भी ऐसे प्रोडक्ट डेवलप करने लग जाएंगे। और अगर उन्हें कोई ऐसा प्रोडक्ट आपका मिल भी गया, जैसे अगर कोई आप कंप्यूटर लैपटॉप डिज़ाइन कर लिए बहुत अच्छा, ठीक है, तो अगर वो आप 1 लाख प्रोडक्ट बना के बेच दिए मार्केट में, तो कंपटीटर है वो कॉपी कैसे कर लेते हैं, वो खोलेंगे लैपटॉप को, उसी टाइप के पार्ट्स लगा देंगे खरीद के, बना लेंगे लैपटॉप, समझ रहे हो। तो कॉपी कर सकते हैं बहुत जल्दी, तो क्योंकि इन्वेंशन तो है नहीं लैपटॉप, पेटेंट तो आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये चीज़ है। और हाँ, टेस्ट मार्केटिंग आमतौर पे कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी गुड्स यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स द्वारा की जाती हैं। वो कंपनीज जो कि एफएमसीजी में है वो कंपनीज करती हैं। इंडस्ट्रियल गुड्स बहुत कम इस टाइप के टेस्टिंग्स करती हैं। इंडस्ट्रियल गुड्स फाइनल प्रोडक्ट ज़्यादा बनाती हैं। मतलब इंडस्ट्रियल गुड्स का मतलब क्या होता है, वो गुड्स जो कि किसी और गुड को बनाने में यूज़ किए जाने, तो कैपिटल गुड्स कहते हैं इनको। तो एफएमसीजी में इन टाइप की टेस्टिंग्स होती हैं। और आगे